आइए जी जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक देखे थे, पहले एक बार जल्दी से उन्हें लिख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था, इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स ये समझा था, है ना। और इन्हीं दोनों पर मेन बात जो थी लास्ट लेक्चर की, वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड थी। और आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जल्दी। तो पहले मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू 0। क्या ये बात सही है? अच्छा, डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी भी इस मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या होना जरूरी है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, पहली बात तो। क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी बोल हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना। यानी कि उसका ऑर्डर जो है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद हम उसकी बेटा डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? हर एक किसी भी एक रो को लें या किसी कॉलम को लें, उस रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। उसको उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर हम देखते हैं, एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं A11, डिटरमिनेंट बनाते हैं A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम बनाएं, दैट इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोल बेटा हाँ या ना। बाकी जनता हाँ या ना। कोफैक्टर आराम से बना लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब हमको अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं बच्चे? जो हमको ठीक लगे, हमें अगर कोई रो ठीक लग रही है तो हम रो, अगर कोई कॉलम हमको ठीक लगे कॉलम। ठीक लगे से मतलब ये होता है, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, वो नंबर चूज करो जिससे मल्टीप्लाई करना आसान हो। बोल भाई। तो मल्टीप्लाई करना बेटा किससे आसान होता है? मल्टीप्लाई करना किससे आसान होता है? जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है? जीरो, मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर जीरो से मल्टीप्लाई होकर कोई इतना बड़ा वाला फंक्शन लिखा हो तो भी उसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बोल, सबसे आसान हो जाएगा जीरो, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम उस रो या कॉलम को पकड़ेंगे हमेशा जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो। अगर एक रो ऐसी है उसमें एक भी जीरो नहीं है, एक रो है जिसमें एक जीरो है, और एक ऐसी रो दे रखी है जिसमें दो एलिमेंट जीरो है, तो अपने को पता है सर इन दो में मल्टीप्लाई करने से जीरो आएगा, तो ये ज्यादा आसान है ना। तो ये कॉमन सेंस है, इसको हम जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे बच्चों तब हम इसको आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम समझते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या कीजिए भाई, एक आपको जो अच्छी लगे वो रो या कॉलम, तो मैंने यहां पर रो चूज की और फर्स्ट रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, तो A11 के C11, A12 C12, A13 C13। इससे क्या आएगा? डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। इससे क्या आएगा? डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। बोल भाई हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं बेटा कॉलम चूज कर लूं, तो कॉलम के साथ जो डिटरमिनेंट वैल्यू, कॉलम के साथ अगर मैं A12, A22, A32 सेकंड कॉलम चूज करूं और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले लूं तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगी क्या? डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगी, हाँ या ना, जल्दी बोल। हाँ, डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर मैं फर्स्ट रो ही लूं पर कोफैक्टर सेकंड रो के ले लूं तो आंसर क्या आएगा? बताना जरा मुझे। तो फिर आंसर क्या आएगा? अगर मैं फर्स्ट रो ले लूं, डिटरमिनेंट में मैं फर्स्ट रो ले लूं और कोफैक्टर जो है वो ले लूं सेकंड रो के, कोफैक्टर किसके ले लूं? सेकंड रो के। यहां एलिमेंट्स लिए फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स लिए सेकंड रो, और उनका करस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, कितना आएगा? बहुत बढ़िया, शून्य, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जीरो आ जाएगा। दोनों बातें क्लियर है? ये दोनों बातें क्लियर है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का
करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर दें तो वैल्यू डिटरमिनेंट की आएगी। अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोल हाँ या ना, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जरा एक बात बताएं, इसके बाद जरा एक बात बताएं, क्या इस पर यह फर्क पड़ेगा कि मैं रो चूज कर रहा हूं या कॉलम चूज कर रहा हूं? क्या यह फर्क पड़ता है? क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा कि मैं रो चूज करूंगा या कॉलम चूज करूं? नहीं। क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि ऑर्डर डिटरमिनेंट का 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है? क्या ये जो मेथड मैंने बताया ये सभी के लिए एप्लीकेबल है? कितने का भी हो, बस कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। बोल, क्लियर है? अच्छा, यहीं से सर, यहीं से मुझे एक चीज आ रही है सर, आपने कहा चाहे रो ले लो चाहे कॉलम ले लो, यानी कि सर अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, सर समझना था सर, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं फिर उसका डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या सेम आएगा? बता भाई, इसका ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज में क्या होता था? रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता था, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है, याद आ रहा है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर क्या आता था, जल्दी से बताओ जरा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर क्या आता है, जल्दी से बताएं, कॉलम बॉक्स उसमें चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, जल्दी से। एडजॉइंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एडजॉइंट आता है। और ऐसा क्या करें कि एडजॉइंट से इनवर्स निकालने, एडजॉइंट से इनवर्स कैसे निकालते हैं जल्दी बताइए? डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करके, बहुत शानदार, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है, और एडजॉइंट का हर एलिमेंट को डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो इनवर्स आ जाता है। ठीक, क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? तो ये सारी चीज हमने पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने आपको एक और प्रूफ करने को दिया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is equals to determinant of A into identity matrix and is also equals to adjoint of A into A। बोल भाई हाँ या ना? इसको मैंने वेरीफाई करवाया था, मैंने वेरीफाई करवाया था, एक क्वेश्चन लिया था उसमें डिटरमिनेंट वैल्यू 9 आई थी, याद आ रहा हो? क्वेश्चन लिया था जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 9 आती थी, फिर हमने ये वेरीफाई किया था, क्या ये याद आ रहा है ना? और मैंने आपको प्रूफ करने के लिए दिया था, मैंने आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया था, है ना? तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देख भाई, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, अभी आपने बताया मुझे। फिर दोनों का मैट्रिक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, कहानी चल रही है मैट्रिक्स की, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, तो भैया क्या हो जाएगा, जैसे ही आप रो बाय कॉलम, है ना, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, रो बाय कॉलम, तो जैसे ही हम रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा बच्चे, डिटरमिनेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू और बाकी सभी जगह पर 0 0 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी बता हाँ या ना, जल्दी बता हाँ या ना, समझ आती है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैसे ही आपको ये बात समझ आई, आपके दिमाग में एक और बात समझ में आ गई कि सर अब इसका मतलब ये हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, और यहीं से हमने एक और बात ड्राइव की थी, यहां से हमने क्या बात ड्राइव की थी भैया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। बोल भाई, यहीं से ड्राइव किया था, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोल। इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, जल्दी बताएं। एक ऐसी मैट्रिक्स, अगर ए का ये इनवर्स है, ए इनवर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आई आएगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई आएगा। याद आ रहा है? जल्दी बोलो, पिछली क्लास में पढ़ के बैठे हैं अभी, पिछली क्लास में मैंने यही पढ़ाया है। अच्छा, उसके अलावा इनवर्स, एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल है क्या? किसी एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल है? किसी एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल है क्या? नहीं। हमने देखा था सर, एडजॉइंट मैट्रिक्स एक ही आती है, डिटरमिनेंट वैल्यू एक ही आएगी, यूनिक आएगी, एडजॉइंट भी यूनिक है, डिटरमिनेंट वैल्यू भी यूनिक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो भी एक यूनिक होगा, यानी कि इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज अ यूनिक मैट्रिक्स। दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो यूनिक का मतलब हो गया एक ही आएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि सर इसका भी आंसर सही है मेरा भी आंसर सही है, ये वाली सिचुएशन नहीं होगी। हाँ जी, आ गया? चलिए
तो मैं कह रहा था कि इनवर्स जो होगा वो यूनिक मैट्रिक्स होगी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोल भाई हाँ या ना। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है क्या? किसी और मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इतने टाइप की मैट्रिक्स, इनमें से किसी का पॉसिबल है क्या? बोल हाँ या ना। बता। नहीं ना। स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर। अगर मैंने आपको 2x3 की मैट्रिक्स दे दी और बोला कि इसका इनवर्स निकाल दे, आप हाल मना कर दें, सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन तो यह है कि स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है क्या? हाँ या ना, जल्दी बता। नहीं। कब तक नहीं बता सकते? कब तक ऐसा नहीं कह सकते कि भैया डायरेक्टली हम बता दें इनवर्स का है तो निकाल लेंगे? क्या कंडीशन होगी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कि वो इन्वर्टिबल हो जाए, यानी कि उसका इनवर्स पॉसिबल हो? जल्दी बता। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है बच्चे? ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। क्लियर है? ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? जल्दी बोल, अरे जल्दी बोल। चल भाई, अब तक जो भी पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? अब तक जो भी पढ़ा उसमें कोई डाउट? हाँ या ना? कोई डाउट नहीं? अच्छा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारी कंडीशंस क्लियर हैं? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की सारी कंडीशंस क्लियर हैं? अच्छा, ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं? ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं हम? जल्दी बता हाँ या ना। ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं? ट्रांसपोज क्या होता है मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। जल्दी से बताइए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? हम जल्दी से आज रिवाइज कर रहे हैं, अब तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आज। तो ट्रांसपोज क्या होता है भैया? एक किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या हो जाता है? उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? n क्रॉस m हो जाएगा। बोल हाँ या ना। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स का कोई नाम होता है क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, जरा बताना तुम लोगों को याद है क्या? अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो उसका नाम क्या होता है? जल्दी बता, जल्दी बता भाई। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोल दूं तो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोल दूं तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, क्या किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है? क्या किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है? हाँ या ना, जल्दी बोल। यस। क्यों? क्योंकि सर अगर ए m क्रॉस n है, ट्रांसपोज n क्रॉस m है, दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो तो ये तभी पॉसिबल है जब m इज इक्वल्स टू n होगा, है ना? ट्रांसपोज। अच्छा, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे? इन दोनों में से ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं? जल्दी बता। स्क्यू। बहुत बढ़िया, याद आ रहा है सभी को? जल्दी जल्दी याद आता जा रहा है? बोल भाई हाँ या ना। क्लियर है? एकदम क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अगर एक मैट्रिक्स में उसका मैं ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो कैसी मैट्रिक्स आएगी? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? जल्दी बता। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। बहुत बढ़िया। अगर इसमें मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं के से, अगर मैं किसी के से मल्टीप्लाई कर दूं तो के अज्यूमिंग नॉट जीरो, के इज ए स्केलर विच इज नॉट जीरो, रिमेन सिमेट्रिक। बोल हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक।
बोल हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं k की वैल्यू क्या ऐसी क्या k की वैल्यू करूंगा कि a एक्सप्रेस हो जाए इन दोनों को ऐड करने पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ आई वांट टू गेट a 1/2। तो हमने एक प्रॉपर्टी ये भी प्रूफ कर रखी है कि भैया कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स पर स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली डिफाइन करने के लिए कि भैया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ऑफ a ट्रांसपोज। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, किसी मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कैसी मैट्रिक्स आएगी? बता भाई। सिमेट्रिक। क्लियर है? क्लियर है? a इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक, a इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए इनवर्स के बारे में समझ लेते हैं। अब अभी तक हमने ये पढ़ रखा है कि इनवर्स के बारे में अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ रखा है भैया, एक बार फिर से मैं देख लेता हूं साहब। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, है ना। और तीसरा a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर हमें कोई बोले कि भैया जो तुमने इनवर्स निकाली है वो बता भाई वो सही है या नहीं, तो उसको कैसे वेरीफाई करोगे, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होंगी, जब पहली दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो, तो इस कंडीशन में बोलते हैं कि a इज इन्वर्टेबल, a इज इन्वर्टेबल। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, भैया स्क्वायर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब मैंने पिछली क्लास में भी ये बात की थी कि भैया अगर नॉन सिंगुलर या सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो पहली वाली कंडीशन तो वैसे ही आ गई। बता भाई, सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, नहीं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर। क्या ये बात समझ आती है ना। तो इसको भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नॉन सिंगुलर बोलना सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि भैया सिंगुलर वाली बात, तो क्या ये बात सही नहीं होगी? बताओ दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी की भी बच्चे को कोई भी दिक्कत? हाँ या ना, जल्दी बोल, जल्दी बोल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ू। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था, शायद तनीषा ने, कि भैया ax अगर b है और आपको बेटा a इनवर्स दे रखा है और b दे रखा है, अब आपसे पूछ लिया x मैट्रिक्स क्या होगी, तो भाई एक बात बताइए, कितना अच्छा इंसान है, आपको तो वैसे भी पता है भाई मैं जो करने जा रहा हूं ये करना पाप है, पर फिर भी कॉमन सेंस से अगर सोचते हैं तो साहब x इज इक्वल टू, अगर ये रियल नंबर मान लेते तो b बाय ए हो जाता। हाँ बोल, है ना, b बाय ए हो जाता। तो सर इसको हम b इंटू ए इनवर्स लिख सकते थे, b इंटू ए इनवर्स, है ना, या फिर a इनवर्स इंटू b। बोल, लेकिन ऐसा करेंगे क्या? देख आंसर बेटा इसी तरीके से आना है, पर ये करना पाप है, ये करना पाप है, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या करना पाप है? ये जो किया ना आपने, ये मैट्राइसिस में करना पाप है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोल। तो सर फिर क्या करेंगे? देख भाई क्या करना है, ax इज इक्वल्स टू b। अच्छे बच्चों की तरह a इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो a इनवर्स ax इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब ये देख a इनवर्स और a मिलकर कितना हो गए, a इनवर्स और a मिलकर कितना हो गए भाई, बता भाई जरा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। बोल हाँ या ना, समझ आया? समझ आया?
ठीक है। अब आप लोगों को मैंने एक दिन ऐसी बात चल रही थी, तब मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कैंसिलेशन लॉ जनरली कहां ऑपरेशंस में होल्ड नहीं करता, पर मैंने वहां बोला था कि कभी करेगा और उसका मैं जिक्र करूंगा। आज वो दिन आ गया है। अभी इनवर्स की प्रॉपर्टी हम लाइन से लिखेंगे, पर फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं, अगर सेम इसी टाइप की सिचुएशन है, सोचना ए इनवर्स डिफाइंड है, ए इनवर्स अभी डिफाइंड है बच्चों। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि ए इनवर्स अगर डिफाइन है, ए इनवर्स डिफाइन है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें हम दोनों साइड, तो क्या मैं b इज इक्वल्स टू सी लिख सकता हूं? क्या मैं b इज इक्वल्स टू सी लिख सकता हूं? कंडीशन क्या है? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कब करूंगा भाई? किसी चीज से मल्टीप्लाई तभी करूंगा ना वो एग्जिस्ट कर रही हो। सोच के देखो, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं। तो ये कंडीशन कब वैलिड है? जब इनवर्स एग्जिस्ट करे। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कब वैलिड है? जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर हो, या यूं कहें कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? तो अब कई लोग इसे बोलते हैं कि सर अभी भी आपने ए से ए काट दिया। ना भाई ना, मैंने ए से ए नहीं काटा, और ना ही मैंने क्या किया है कि भैया ए बी में सी, ए सी को इधर लाया, ए को कॉमन लिया, ए नॉट इक्वल टू 0 दैट इज बी इज इक्वल टू सी। ये वाला पाप भी नहीं किया। ये सब मैंने आपको, अब मुझे सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज या ऑपरेशंस बताए हैं। याद आ रहा है? बोल भाई, याद आ रहा है ना? याद आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कब कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा, कब कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि कैंसिलेशन लॉ, यहां पर हम कहेंगे वी प्री मल्टीप्लाइड ए इनवर्स। एक चीज और ध्यान रखें, मैं बार बार प्री मल्टीप्लाइड और पोस्ट मल्टीप्लाइड पर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो भी करेंगे दोनों साइड, आप अगर यहां पर अब इस क्वेश्चन में देखें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, अगर मैं ध्यान ना दूं तो x, भैया मैं बोल दूं ए इनवर्स का दोनों जगह मल्टीप्लाई हो गया, अगर मैं यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो कहानी बदल जाएगी। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो कहानी बदल जाएगी, ना तो यहां पर x मिलेगा और ना ही यहां पर ए इनवर्स बी मिलेगा। ठीक है? तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि प्री मल्टीप्लिकेशन करना है या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। बोल भाई, यहां तक हर एक बच्चे को बात क्लियर है? यहां तक हर एक बच्चे को बात क्लियर है? तो कुछ चंद सवाल कर लिए जाए बच्चों। पहले तो ये बताएं, आप लोगों ने एनसीईआरटी आर डी शर्मा में जो कुछ सवाल किए हैं ईमानदारी से, उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शुरू करें भाई? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर। लिखिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक मिनट। इफ ए क्वेश्चन है, इफ ए 3x3 ऑर्डर है इसका 3x3 इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, such that A into A transpose, such that A into A transpose is equals to A transpose
इंटू ए। एंड B इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज। हाँ जी, देन B इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाँ भाई, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ऑप्शन दे देता हूं, I प्लस बी, I B इनवर्स और B ट्रांसपोज का इनवर्स। ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज बात एक ही है, ठीक है। बात एक ही होती है, मैं फिर भी लिख देता हूं। ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। हमें क्या दे रखा है, 8 इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। इस कंडीशन में बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो जरा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बी इंटू बी ट्रांसपोज यानी ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सर इसमें ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होंगे? पता नहीं बेटा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ऐसा विनायक भाई अगर कहीं पर दिया होता तो आता, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है। इनवर्स में बस ये होता है कि इनवर्स लेकर ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज लेकर इनवर्स निकालो, बात एक ही है बस। अब देखो भाई, आप लोगों को याद आ रहा है, अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन में हो और ट्रांसपोज लगाते हैं तो एक लॉ पढ़ाया था मैंने, कुछ नाम था उसका, रिवर्सल लॉ, याद आ रहा है क्या? रिवर्सल लॉ, हाँ, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि पीछे से शुरू कर देते हैं बस। तो यहां पर देख, ये तो ए इनवर्स, ये ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब यहां पर देखिए जरा, ये हो जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ जाएगा भाई, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। यहां तक सभी बच्चों को समझ आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ आया? जेई मेंस का सवाल है, निहायत ही इजी सवाल आते हैं जेई मेंस में बेटा, एकदम घटिया सवाल आते हैं। अब जरा देखें सर, अगर ये ए ट्रांसपोज की जगह ए होता ना, मजा आ जाता। ए ट्रांसपोज की जगह ए होता और ए की जगह ए ट्रांसपोज होता, सर फिर तो इतना मजा आ जाता ना, मतलब आप पूछो ही मत, है ना। सर ए ट्रांसपोज की जगह अगर ए होता और इस ए की जगह ए ट्रांसपोज होता, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इंटू ए, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये दोनों सर हैं तो सही, पर एक दूसरे की गलत जगह पर लिखे हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर जैसे ही मैंने सोचा, फिर मैंने सवाल दोबारा पढ़ा, तो देख भाई जरा, ये मैंने स्क्वायर बना रखा है, बॉक्स में हाईलाइट कर रखा है,
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया ए इंटू ए ट्रांसपोज हो ना, तो आप उधर ए ट्रांसपोज इंटू ए लिख सकते हो। देख भाई सवाल में कह रहा है वो, बोल, सवाल में कह रहा है ना, अच्छा बच्चा है, मदद कर रहा है हमारी, तो हम इसकी मदद ले लेनी चाहिए। ले लें इसकी मदद, बोल भाई इसकी मदद ले लूं? अगर इसकी मदद ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा, देख भाई ए इनवर्स, अब ए ट्रांसपोज इंटू ए की जगह पर ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख दो, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब देख जरा, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई हमें तो ये पता है दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। सही बोल रहा हूं, हाँ या ना? जल्दी बोल। अब इनवर्स सर इसका एग्जिस्ट करता है नहीं करता? भैया देख, ए 3x3 का है यानी स्क्वायर है, साथ ही साथ नॉन सिंगुलर है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हर शब्द का एक मतलब है, हर चीज का एक मतलब है। ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। और ठीक, तो अब बता आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएंगे? आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर कितना होता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोल हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। विनायक भाई देखो, एक ए मैट्रिक्स थी 3x3 जिसका ऑर्डर था नॉन सिंगुलर, वो मैट्रिक्स थी। कंडीशन ऐसी थी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, यानी ए और ए ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव है। बी जो मैट्रिक्स है वो ऐसी थी कि ए इनवर्स का जब ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो बी मैट्रिक्स आएगी साहब। उस कंडीशन में हमें बी इंटू बी ट्रांसपोज बताना था, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज, तो पहले बी की जगह पर ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज लिखा मैंने, क्योंकि गिवन था। फिर बी का ट्रांसपोज यानी दिस का ट्रांसपोज। अब मुझे ये पता है ट्रांसपोज में लगता है रिवर्सल लॉ, ट्रांसपोज में क्या लगता है? रिवर्सल लॉ, यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। विनायक भाई बात समझ आ रही है? जैसे ही ये लिखा, बीच में मुझे आया ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसको मैंने जो गिवन कंडीशन थी उससे मैंने रिप्लेस कर दिया, तो वहां से मेरा बन गया ए इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, आई इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर इज ऑल्सो आई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ आती है? हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को जल्दी बोल हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें। चलिए अगला सवाल लिखिए। थोड़ा सा पीएनसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन टाइप की चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिखे इफ ए मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1 0 0 1, then the total possible B matrices, then total possible matrices B such that AB is equals to BA, such that AB is equals to BA,
वेयर बी कैन बी कैपिटल बी जो मैट्रिक्स है कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 सेट ओनली। भैया बी मैट्रिक्स जो है ना उसके जो एंट्रीज हैं, बी मैट्रिक्स अगर हम लेंगे उसकी जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज क्या हो सकती हैं? वो एंट्रीज सिर्फ 1 2 3 4 5 यानी ये 5 एंट्रीज ही हो सकती हैं। तो ऐसी कितनी बी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा? अब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो उसके लिए, और ए मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको, ठीक है। इसमें मैं पहले बता दूं, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना, इसमें ट्रांसपोज सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक का कोई काम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बी मैट्रिक्स आप कितने बाय कितने की लेना है पहले वो दिमाग लगाओ, फिर ए इंटू बी इंटू ए निकालो, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करोगे। दोनों मैट्रिक्स को जब आप इक्वल करोगे तो कुछ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, वहां से कंडीशन निकल आएगी। तो पहले मुझे स्टेप नंबर 1 में आप मुझे बताइए, स्टेप नंबर 1 में आप मुझे बताइए कि भैया बी मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? सभी लोग सहमत हैं 3x3 की? सभी लोग सहमत हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लेट बी मैट्रिक्स हमने लेट की, तो अब हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है? बोल भाई हाँ या ना। अब जैसे ही आप ये मैट्रिक्स ले लेंगे, अब आप क्या कीजिए, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, वी ऑलरेडी हैव सम मैट्रिक्स ए, फाइंड ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, फाइंड ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। फाइंड बी इंटू ए एंड ए इंटू बी। जल्दी बताइए, आ गया? तो पहले बताइए ए बी कितना आया? व्हाट इज द मैट्रिक्स ए बी? मैट्रिक्स ए बी क्या है? डी ई एफ ए बी सी जी एच आई। सभी लोग मैच करें, यही आ रहा है, सभी लोग मैच कर लीजिए। चलिए बीए मैट्रिक्स बताएं, बीए मैट्रिक्स। यह भी 2021 का क्वेश्चन है और जेई मेंस 2021। बीए कितना हो जाएगा?
BAC EDF GHI, क्या यही आ रहा है सभी का? आराम से देखें। हाँ भाई यही आ रहा है। अब देखो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन सा सवाल, कौन सी क्लास का क्वेश्चन हो गया? पहली क्लास में पढ़ा था हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, फर्स्ट लेक्चर। तो भैया अगर दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया? द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, दैट इज D is equals to B, E is equals to A, F is equals to C, A is equals to E, and B is equals to D, C is equals to F, G is HGI है, हाँ HGI। HGI तो यहां पर हो जाएगा G is equals to H। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? बोल भाई हाँ या ना। अच्छा अब आप लोग बता दीजिए, अब आंसर बता दीजिए आप लोग। अब एकदम सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया, उस लास्ट स्टेप के पहले आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए। व्हाट शुड बी द आंसर? क्वेश्चन मैं दोबारा दिखा देता हूं। आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए 5 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5। वी कैन पुट एनी नंबर ओवर देयर। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेंगी? जल्दी, पीएनसी का बेसिक फंडा, पीएनसी का बेसिक फंडा है भाई। जल्दी बताइए। देखो भाई क्या हुआ, कितना आंसर आ रहा है? अवनीश, देव, क्या आंसर है? देखो भाई ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1। 600 नहीं आएगा। देखो भाई अगर मैं यहां पर लिखता जाता हूं A B C D E F G H I, समझे जरा। ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है बच्चों? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर ए? भाई ए जो है इसको मैं कितने तरीके से यहां फिल कर सकता हूं? अगर ये मैट्रिक्स मैंने मानी है तो ए को कितने तरीके से फिल कर सकता हूं बताए? जवाब दीजिए तनीषा, सभी लोग बिल्कुल। ए पर जैसे ही मैंने ए को किसी एक नंबर से फिल किया, लेट से मैंने ए की वैल्यू 2 ले ली, लेट से, तो बेटा जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 2 ली, ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई क्या? ऑटोमेटिकली ई की वैल्यू भी 2 फिक्स हो गई। क्या ये बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि सर ई इज इक्वल टू ए होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जैसे ही अगर मैंने ए के लिए 5 पॉसिबिलिटीज, ई के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कहानी कैसी है? ये वैसी ही है, घर में दो भाई बहन जब होते हैं, है ना, दो लोग होते हैं, बड़े, एक बड़ा भाई या बड़ी बहन और एक छोटा भाई छोटी बहन। तो भाई बड़े भाई या बड़ी बहन की जो इच्छा है उसने उस टाइप की साइकिल खरीदी, है ना। अब छोटे भाई या छोटे बहन के ऊपर वही कंपल्शन हो जाता है, बड़े भैया की साइकिल चलानी पड़ेगी ना, होता है। कितने लोगों के साथ ये अत्याचार हुआ है? ऐसा हुआ है किसी के साथ? देव कह रहे हैं मेरे साथ, है ना, कि भाई बड़े बड़े भैया ने जो लैपटॉप यूज किया वो पुराना हो गया, बड़े भैया ने ले लिया मैक प्रो या बड़ी दीदी ने ले लिया मैक प्रो, छोटे भाई ने वही बाबा वही i3 i2 और पेंटियम 4 और वॉटेवर
बुक्स में होता है काफी, फोन में बाकी फोन नया मिला। अच्छा है ना, तो यहां पर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ए कह रहा है भाई देख मैं पहले आया, मेरे को जो मिल गया सो मिल गया, ई को भी वही मिलेगा, क्यों, इन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ए के पास तो ऑप्शन है, ए तो 5 में से कोई भी नंबर ले लेगा, पर ए जो नंबर लेगा ई को वही नंबर रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? बता भाई, ये बात सबको समझ आई? कोई भी ऐसा जिसको ये बात समझ ना आई हो वो पूछ ले। चलिए बहुत बढ़िया, जैसे ही ये बात समझ आ गई, अब जरा देखो बी के लिए भी भैया बनेगा 5 पॉसिबिलिटी, बी के लिए भी 5 पॉसिबिलिटी। पर जैसे ही बी के लिए 5 पॉसिबिलिटी हुई, कौन बी का छोटा भाई कौन है? बी का छोटा भाई कौन है बता भाई जल्दी? बी का छोटा भाई डी। भाई बी को जो मिलेगा वही डी को लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? उसी तरीके से अगर सी में हम देखें तो सी और एफ में यही बात है, सी और एफ में यही बात है, बोल हाँ या ना। और अगर जी और एच में देखें तो यहां भी यही कहानी चल रही है। आई जो है वो बढ़िया है, आई जो है वो स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है, उसका किसी पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। साहब मेरे को तो आप कोई भी वैल्यू दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो यहां पर सभी में मल्टीप्लिकेशन होगा, यहां पर सभी में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि सभी इवेंट्स कंप्लीट होने के बाद ही जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था बी मैट्रिक्स बनाना, वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। आई फॉर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल विनायक, है ना। चलिए तो यहां पर सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ए के लिए टोटल 5 पॉसिबिलिटी, बी के लिए 5, सी के लिए 5, डी के लिए 5, उसके बाद ई एफ इन दोनों के लिए एक एक, डी के लिए भी एक, जी के लिए 5, आई के लिए 5, तो टोटल 5 रेज टू द पावर 5 हो गया। टोटल पॉसिबिलिटीज 5 रेज टू द पावर 5 हो गई। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 5 रेज टू द पावर 5। बाकी अगर इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3125। 5 रेज टू द पावर 5 यही होता ना, 3125। तो आपको ये इंटीजर टाइप में आएगा, तो आपको इंटीजर फिल करके आने हैं। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? तो मैट्राइसिस में बेटा एक जो क्वेश्चन है वो कई बार पीएनसी से मिक्स होकर भी आ जाता है ना। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिक्सिंग ऑफ मैट्राइसिस एंड सम अदर टॉपिक, पीएनसी दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जेई जबकि मेंस का क्वेश्चन है। तो अब कोई बच्चा अगर ऐसा करे कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ सर 12th का पढ़ के जाऊंगा, तो भी कुछ नहीं होना भाई। आपको कितना भी अच्छा मैट्राइसिस आता हो, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? सोच के देखो जरा। सर मुझे मैट्राइसिस बहुत अच्छे से आता है पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। और अगर अकेला मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है पर मैट्राइसिस नहीं आता, तो भी मेरा मेंस में ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो मेंस के लिए या एडवांस के लिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं मेंस की, तो मेंस में ही अगर हम देखें तो हमें हर टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। मैट्राइसिस बेसिक क्या लग रहा है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, दोनों पहले 2-3 लेक्चर की बातें हैं। और उसके बाद पीएनसी भी बेसिक लग रहा है, ठीक है। तो मिक्सिंग भी अगर मेंस में एक से ज्यादा क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट की अगर होती है तो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। ठीक, ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम लोगों ने इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स और तो ये सारी मैट्रिक्स पढ़ ली थी क्या? इन्वॉल्यूटरी, नीलपोटेंट, पीरियोडिक मैट्रिक्स। हाँ, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? इन्वॉल्यूटरी, अरे पढ़ रखी है ना? नहीं पढ़ी? नहीं? चलिए तो फिर देख लेंगे, देख लेंगे। चलिए जरा वापस आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, जरा वापस आते हैं। चलिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में वापस आते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं।
ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी के फॉर्म में करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन में यानी प्रूफ दैट है, ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में है, तो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं हम, प्रॉपर्टी क्वेश्चन ही लिख लो, क्वेश्चन प्रूव दैट if A is any symmetric matrix, A is any symmetric matrix, then A raised to the power n, where n belongs to whole number, sorry, natural numbers, will also symmetric. जल्दी से प्रूफ कीजिए। इनका कहना है भैया अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आप कोई भी इंटीग्रल पावर रेज कर दीजिए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 5, ए की पावर 10, ए की पावर 1000, ए की पावर 1 करोड़, ए की पावर 1 बिलियन, ए की पावर 1 ट्रिलियन, व्हाटएवर, वो हमेशा क्या रहेगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। पढ़ाऊंगा भाई, देव भाई पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर, ठीक है। तो जल्दी से इसे करें, ये क्वेश्चन फिनिश करें। ए इज एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए की पावर एन। तो सबसे पहले देखें भैया, ए अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, है ना, ये अपने को क्या है, गिवन है। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमने क्या सीखा है, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में ए प्लस बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ किया था, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया था, है ना। तो हमने क्या सीखा था कि दुनिया में अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लें और प्रूफ कर दें कि भैया वो जो मैट्रिक्स है वही वापस मैट्रिक्स आ जाएगी। चंगू जी, कोई भी दुनिया में मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हमारे लिए वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। बोल भाई हाँ या ना। अब इस केस में अभी आज हमारे लिए हमें जो प्रूव करना है वो ए की पावर एन है, ए की पावर एन। तो अगर हम कहीं से ये प्रूव कर दें कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की पावर एन, क्योंकि भाई चंगू जी तो चंगू जी है, जो यहां पर है वो वही है ना। तो ए की पावर एन इसका ट्रांसपोज अगर हम ए की पावर एन के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, देन हम ये प्रूफ कर देंगे कि ए की पावर एन जो है वो सिमेट्रिक है, ए की पावर एन जो है वो सिमेट्रिक है। बोल भाई हाँ या ना। अब इसको कैसे करें, तो देखिए जरा, ए की पावर एन का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए अप टू टोटल कितने टाइम्स, एन टाइम्स। सही बात है। अच्छा, अब जरा देखें, ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, इस पूरे का हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, रिवर्स में जाएंगे तो ए का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज अप टू ए ट्रांसपोज। बात समझ आ रही है भाई, रिवर्सल लॉ है, ठीक। अब हमें यह पता है ए ट्रांसपोज किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर, तो यानी कि इधर ए लिख देंगे सभी जगह पर। तो ये देखो जरा, ये ए की पावर एन वापस आ गया, ए की पावर एन का ट्रांसपोज लेने पर, देयरफॉर ए की पावर एन इज सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ आती है, बोल भाई हाँ या ना। हाँ, क्या ये बात समझ आती है, ठीक। तो ए की पावर एन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं।
इसमें कोई डाउट नहीं? चलिए, अच्छा अब जरा मुझे एक प्रॉपर्टी और प्रूफ करके बताएं। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होगा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझे। इफ ए इज skew symmetric matrix, then a की पावर n, where n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, will be, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। माइनस लगेगा, मतलब नहीं समझा मुझे तो भाई ये बता दो विनायक भाई, सिमेट्रिक आएगी स्क्यू सिमेट्रिक आएगी? सिमेट्रिक आएगी या स्क्यू सिमेट्रिक आएगी? एडजॉइंट से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, आरडी शर्मा में पूरा एक चैप्टर है एडजॉइंट एंड इनवर्स, है ना? तो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उसमें लिखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। आप लोग पहले सारे क्वेश्चन विदाउट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें, फिर अगले क्लास में मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाऊंगा। पर एग्जाम में जब हम बोर्ड्स के अलावा हम बात करें मेंस में या एडवांस में, वहां पर हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते, ठीक? लेकिन हमें एग्जाम में जब स्कूल में आएगा तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा, तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा मेथड है जो हमने सीखा है एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड देने वाला, वो मेथड भी सीखेंगे। कट गया सिलेबस से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? भरोसा नहीं है बेटा कई स्कूल वालों का? है ना? तो हम तो तैयारी रखेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं। चलिए जल्दी बताइए, डिपेंड्स ऑन एन, अवनीश कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन एन, मतलब बताएं। देखो भाई जल्दी से सीखें, बाकी जनता, मानवी, फलक, आज बाकी लोग गायब हैं, गौरी गायब है, शौर्य गायब है, उर्वी नहीं है। देखें बिल्कुल सही भाई, एक बात बताओ, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस है। अब देखें ए की पावर एन का ट्रांसपोज अगर लोगे तो ये क्या बनेगा? ए इंटू अप टू ए का ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज अप टू ए का ट्रांसपोज। और हर एक को हम जब माइनस ए से रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा -1 की पावर n -1 की पावर n इंटू ए की पावर n। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? -1 की पावर n इंटू ए की पावर n। एक बात जरा दिमाग से देखें, मानवी, फलक, सभी लोग देखिए, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना जल्दी बोले। ठीक है, अब -1 की पावर n, अब यहां पर देखें सर, अगर ये n इवन होगा तो -1 की पावर इवन विल बी +1, और जब n ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड नंबर विल बी -1। क्या ये बात समझ में आती है? तो यहां से देखेंगे तो a
ए की पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक when n is odd और सिमेट्रिक when n is even। क्या ये बात समझ आती है आपको? क्या ये बात समझ आती है? बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल, जल्दी बोल। क्लियर है? चलिए, क्लियर है सभी को? चलिए अब वापस आते हैं। अब जरा वापस आते हैं तो इन वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की पावर समझ में आई? पावर समझ में आई? अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग इसका जवाब दे देंगे। ए मान लो सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक, बी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए इंटू बी कैसे होगी? व्हाट इज द ए इंटू बी मैट्रिक्स क्या होगी? ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, बी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। विनायक कह रहे हैं स्क्यू, और बाकी जनता? ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, बी मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। बाकी जनता जल्दी बोलिए। बाकी जनता बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? स्क्यू, सभी लोग स्क्यू कह रहे हैं। और दिव्यांश स्क्यू, अवनीश पता नहीं। अवनीश क्यों नहीं पता? देखो, अवनीश का आधा आंसर सही है और आधा आंसर बाकी लोगों का भी सही है। अब अगर हम देखें भाई, हमें किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पता करना है तो ए इंटू बी का हमको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, है ना? ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर बी स्क्यू है तो दैट इज माइनस ऑफ बी। ए अगर स्क्यू है, सॉरी सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ए। अब माइनस बी इंटू ए इंटू बी के बराबर थोड़ी है भाई, मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। तो अगर लिखा हो इसके साथ कि भैया ए और बी जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव है, तो ये हो जाएगा स्क्यू। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या दिमाग के तार खुल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा देखो भाई, अगर मेरे को बोल दे भैया कि ए और बी कम्यूटेटिव है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है, अगर ऐसा होगा तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली लिख दूंगा माइनस ऑफ ए बी, और देखो जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था वो उसके नेगेटिव आ जाएगा, तो बोलूंगा स्क्यू। तो जिन लोगों ने स्क्यू आंसर दिया उन लोगों ने बाय डिफॉल्ट ये मान लिया कि भैया ये कम्यूटेटिव है, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता। तो आंसर अवनीश का ज्यादा बेटर हुआ, है ना? बाकी लोगों ने भी आई थिंक इस स्टेज तक सब आ गए, और फिर इसके बाद डायरेक्टली आपने माइनस बी इंटू ए को जल्दबाजी में ए इंटू बी कर दिया। इस बात से बचें भाई, मैट्रिक्स और नॉर्मल अलजेब्रा और मैट्रिक्स अलजेब्रा को समझें, यहां पर आप कम्यूटेटिविटी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है,
तो ए इंटू बी, तो इस बात को भी आप लिख लेंगे, मैं अभी इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब? जब मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हैं। अगर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है तो फिर हम ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात नहीं करेंगे। क्लियर है? बोल भाई, क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से। गिवन ए मैट्रिक्स गिवन है 2 - 3 2 - 3 -4 7 -4 and 7, then compute का मतलब कैलकुलेट करना है। कंप्यूट ए इनवर्स एंड शो दैट, और फिर हमें ये शो करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, देन शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, या 2a इनवर्स कर दीजिए, 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। ये सीबीएसई में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है, सीबीएसई पेपर का आया हुआ, यानी बोर्ड्स का, सीबीएसई 2018। जल्दी से कर दीजिए, एकदम घटिया सवाल है, आप लोगों के लेवल से बहुत नीचे है। आप लोगों का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। हाँ भाई, हो गया प्रूफ? प्रूफ हो गया? जल्दी। डन। ए इनवर्स कितना आ रहा है? ए इनवर्स कितना है बेटा? एडजॉइंट क्या आएगा हमें पता है, डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट याद होगा, अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर दीजिए। डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? 14 - 12, तो 2, डिटरमिनेंट वैल्यू 2, तो 7/2, और ये 1, और ये 3/2 और 2। आंसर देखें, इनवर्स इतना ही आ रहा है क्या? बाकी जनता ठीक है?
अब उसके बाद ये वेरीफाई करना है, तो ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स, फिर 9i माइनस ए, इजीली हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स बेसिकली अगर आप निकालोगे तो आएगा 7321, और 9 टाइम्स ऑफ ए यानी 9 माइनस 2 7, ये तो सेम रहेगा, तो बस साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 प्लस का ये सेम रहेगा, 2 टू द 4, और 7 ये कन्वर्ट हो जाएगा 9 माइनस 7। क्लियर है? एकदम घटिया सवाल है, बोल भाई हाँ या ना। अब जरा मैं आपका जो ध्यान है वो इधर की तरफ लाना चाहता हूं। अगर हम यहां पर देखें इस क्वेश्चन में, देखो सीबीएसई ने यही क्वेश्चन दिया था, पर हम क्या है, हम थोड़े से एक स्टेप सीबीएसई से आगे सोचेंगे, तब जाकर हम जेईई मेंस और एडवांस वाली जो चीज है उन्हें पकड़ पाएंगे। सर ये जो चीज है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, मैंने कहा मतलब सर देखो 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9i माइनस ए लिखा है, मैंने कहा हाँ। सर अगर इसमें a का मल्टीप्लाई किया होता तो 2i इज इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर होता। इफ वी मल्टीप्लाई a बोथ साइड्स, बोल भाई हाँ या ना, मैंने कहा हाँ। तो अगर इसको यहां लाए तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0 रहा होगा। बोल क्या ये बात क्लियर है? मैंने कहा हाँ। तो सर अगर हमें कभी गलती से ऐसा काम कर दें कि कोई एक ऐसी इक्वेशन बन जाए तो सर कितना मजा आएगा। मैंने कहा मतलब, बोले सर अभी आप सोचो ना, हम रिवर्स में चलें। भैया ये आ गया, इसमें आप a कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों में से, तो a आ जाएगा a माइनस 9i इज इक्वल टू माइनस का 2i, माइनस मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a इनवर्स, मतलब बेसिकली आप रिवर्स में चले गए। तो इससे क्या होगा, आपको इनवर्स निकालने के लिए ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी। अपने को पता है कि 9i माइनस a करो डिवाइडेड बाय 2 करो, देन वी विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ इनवर्स। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? भाई अगर मुझे ये डायरेक्टली मिल जाए, मुझे कहीं से पता चल जाए कि साहब a इनवर्स जो है वो फंक्शन ऑफ a, या यहां तक मानो a स्क्वायर के फॉर्म में भी दे रखा है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इनवर्स निकालना। मुझे वो पूरी कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ट्रांसपोज लेकर एडजॉइंट, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड, वो सब नहीं करना पड़ेगा। सोच के देखो जरा, होगा आसान? बोल भाई हाँ या ना, हाँ या ना? बिल्कुल होगा, है ना। अब सर मजे की बात यह कि सर क्या हम ऐसी इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या हम हर मैट्रिक्स के लिए इस टाइप की इक्वेशन निकाल सकते हैं? पहली बात तो ऐसी मैट्रिक्स की इक्वेशन दिखे तो जरा हतो उत्साहित होकर, है ना, ओवर एक्साइटेड में श्रीधराचार्य मेथड लगा के ए की वैल्यू मत निकाल देना, बता रहा हूं मैं। ए की वैल्यू निकाल दो सर, प्लस माइनस बी यानी कि 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ए की वैल्यू आ गई मेरी, ऐसी गलती तो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये भैया अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स। यहां पर क्या चल रहा है, अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स है। ठीक, तो सर ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इस इक्वेशन को हम बनाना सीखेंगे। इस इक्वेशन का पहले बात तो नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या नाम होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कहां पर पढ़ाई जाएगी? ये पढ़ाई जाती है डिटरमिनेंट्स में, ये पढ़ाई जाती है डिटरमिनेंट्स में। पर मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा इसका रूप दिखा देता हूं, दिखा दूं? अगर आप लोग बोलेंगे तो बताऊंगा। बोल भाई हाँ या ना? हाँ बता दूं? सोच ले आराम से, सोच लिया? अच्छा, अब चलो, अब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं बता देता हूं। वैसे मैं बताता नहीं, पर मैं बता देता हूं, है ना। तो एक हेडिंग लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू या वेक्टर्स क्या होती है? ये
इसके नाम से नहीं जाना है ना, बहुत ही खुद्दू सी चीज है, मतलब ये एकदम दो कौड़ी की चीज है। हम बस बातों बातों में देखना, हम बातों बातों में समझ जाएंगे। इतनी कॉमन सेंस की चीज है ना, इतनी कॉमन सेंस की कि क्या ही बताऊं। मैं आपको एक बात बताता हूं, पता है आपको मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ी थ्योरम हुई कि भैया दुनिया में कोई भी अगर दो रियल नंबर हैं तो उनके बीच में तीन ही रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा। देख रहे हो, देख रहे हो कितनी भयानक बड़ी थ्योरम है। थ्योरम का लेवल देख रहे हो। अब बताओ ये तुम्हारे सामने क्या है, ये तुम्हारे सामने तो एकदम बच्चों वाली बातें हैं। तुम्हारे सामने तो क्या है, ये बच्चों वाली बातें हैं, है ना। चलिए, तो इसी टाइप से ये बच्चों वाली बातों में ही खेलते खेलते हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू को पढ़ते हैं। आइए जी समझते हैं। तो एक बात बता बेटा, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये वही मैट्रिक्स आ जाएगी? स्टार्टिंग में पढ़ लिया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, सोच के देख। सर ये तो क्या बात कह रहे हो। तो अगर मेरा मन करे कभी कभी कि लैम्डा इंटू आई इज इक्वल्स टू ए लिखूं, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सर इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्या ये बात समझ में आई? सर कैसी? अब ये देखो कितनी फर्जी सी बात है। अब हायर मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे ना तो वहां पर हर छोटी छोटी बात को प्रूफ करना पड़ता है। ठीक, तो ये बात समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई। ठीक, दूसरी बात मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ए माइनस ए कितना होगा? नल मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बात करूं, दो मैट्रिक्स ए माइनस ए, अगर एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में से घटा दूं तो नल मैट्रिक्स होगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया बेटा समझना, इस वाले ए को ना ये लैम्डा इंटू आई रख दिया, इस वाले ए को क्या रख दिया? लैम्डा इंटू आई। तो ये बन गया ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू नल। जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? ए। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोल। ए हो जाएगी। अच्छा, अगर ये नल हो गया, किसी नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा? जीरो। भाई नल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। बोलिए हाँ या ना? जीरो आ गई। अच्छा सर ए माइनस लेमडा आई ये क्या बात हुई? अब मैं थोड़ी देर के लिए अभी 2x2 में समझाता हूं सिर्फ, है ना। तो लेट ए मैट्रिक्स मेरी है ए बी सी डी, तो ए माइनस लेमडा आई इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? देखो जरा, ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा। सोच के देख, लेमडा ही क्या आएगा? लेमडा जीरो जीरो लेमडा। भाई मैट्रिक्स है ना, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जीरो और वन दो ही रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट सारे वन होंगे, नॉन डायगोनल जीरो होंगे। अब इनकी अगर मैं सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए माइनस लेमडा बी माइनस लेमडा माइनस बी सी। बोल भाई हाँ या ना? बोल भाई हाँ या ना? तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस बी सी। बोल भाई हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इसको बोलूं कि भैया लेमडा की जगह पर ए रख दो, लेमडा की जगह पर ए रख दो, तो इधर ही कर देता हूं, लेमडा की जगह पर ए रखना है ना। लेमडा की जगह पर, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो लैम्डा की जगह पर ए रख दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू समथिंग समथिंग प्लस समथिंग समथिंग ए डी माइनस बी सी
इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बोल भाई, ए की क्या बन गई, ए की क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया यही तो हम ढूंढ रहे थे, यही तो हम ढूंढ रहे थे। बोलो क्या समझ में आ रहा है? सर 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 एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? भैया ये बता जरा, ए बी सी डी क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, ये एंट्रीज है ना। अभी तक हमने मैट्रिक्स में सारे रियल नंबर्स ही भरे, तो सर ये तो कांस्टेंट आ जाएगा एडी माइनस बीसी, ये तो नंबर आएगा। भैया नंबर कुछ नहीं होता, अगर मैट्रिक्स है तो यहां पर कुछ नहीं तो यहां पर आई लगा देते हैं। क्या ये बात समझ में है? अब तेरे पास जैसे ही ए की क्वाड्रेटिक आ गई, तुम क्या करोगे? तुम ए कॉमन लेकर वही पुराना वाला मेथड और उठाकर इनवर्स निकाल दोगे, इनवर्स निकाल दोगे। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा समझें, अब जरा समझें, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का नाम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या नाम होता है बच्चे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दूसरी बात, अगर इस ए की जगह लैम्डा रहने दूं और इक्वल टू 0 करूं, लैम्डा रहने दूं और इक्वल टू 0 करूं, तो ये जो लैम्डा होता है, इसको अगर रियल नंबर, अभी मैं लैम्डा को मानूंगा रियल नंबर, इफ लैम्डा इज सम रियल नंबर, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी इनको बोलेंगे आइजन वैल्यूज या आइजन वेक्टर्स। अभी हम बोलेंगे आइजन वैल्यूज। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कई बार मेंस में डायरेक्टली पूछ रहे था, भैया कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए इक्वेशन या आइजन वैल्यूज बता दीजिए, है ना। और हमारा काम क्या रहेगा, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? सर हम इस इक्वेशन से इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? तो इनवर्स निकालने के अब तुम्हारे पास कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए। एक हमने लास्ट क्लास में सीखा था, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। दूसरा मेथड हमने आज सीख लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी बोल हाँ या ना, जल्दी कमेंट। पक्का? अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं कि सर सर ये 2x2 का था तो क्वाड्रेटिक बन रही है, सर ये 3x3 का होगा तो क्यूबिक बनेगी, 3x3 का होगा तो क्यूबिक बनेगी। क्या ये बात समझ आती है? और जनरली हमें क्यूबिक से ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएंगे तो क्यूबिक तक जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तब भी सेम फंडे से निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। यहां से जो आती है ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और लेमडा की जो वैल्यूज आती हैं, लेमडा की जो वैल्यूज आती हैं वो होती है आइजन वैल्यूज। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए इसके बाद आप लोग एक और, इसके बाद आप लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। इफ a is equals to, if a is equals to 3 minus 3 4, 3 minus 3 4, 2 minus 3 4, 2 minus 3 4 and 0 minus 1 0, 0 minus 1 0, then find A inverse and show that A cube is equals to A inverse. Then show that A cube equals to A inverse. सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए।
डन। ए इनवर्स कितना आ रहा है? ए इनवर्स कितना आ रहा है? जल्दी। ए इनवर्स, देखो आपको शॉर्ट मेथड वही पड़ेगा, कौन सा वाला? एडजॉइंट वाला। अगर आप चाहें तो यहां पर आपको क्यूब करके, है ना, पर वो तो शो दैट में है, तो पहले तो अपन को इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना? बताइए भाई। जल्दी बोलो। हाँ या ना, जल्दी बोल भाई। कितना आया आंसर? -1 0 1/2, -1 0 -3/4, और 0 1 -3/4। बाकी लोग देखें यही आ रहा है क्या? -1 कहां पर? अच्छा सॉरी। प्लीज मैच योर आंसर्स। अब यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। अवनीश कुमार सतीजा का अलग आ रहा है, देव का भी अलग आ रहा है। भाई कौन सा एलिमेंट गलत है? -1 इंटू -3, 0 इंटू 2, 0 इंटू हाफ, बेटा गलत है इनवर्स। ए इनवर्स गलत आया है, दिव्यांश गलत है। ट्रांसपोज रह गया करना। अवनीश जल्दी करें भाई। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1, -1/2 3/4 एंड -3/4। ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर -1 आएगा कहीं? बाकी लोग यार इनवर्स नहीं निकल रहा है आप लोगों पे, जल्दी क्विक। अवनीश देखो, अगर ए इनवर्स ए है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम करें तो 3 इंटू 6, ए इंटू ए इनवर्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
बाकी जनता आइए जी, वरना मैं करूं। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट? 4। सभी की डिटरमिनेंट वैल्यू 4 आई है। गॉड, मानवी, चलिए बढ़िया। अब देखते हैं क्या। अब 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, तो वही वाला मेथड 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 0, तो 3 2 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 4 3 माइनस 3, 2 माइनस 3 4 2 माइनस 3। तो -3, तो ये एलिमेंट तो 1 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 0 0 इंटू 0, दिस एलिमेंट इज 0। 2 इंटू -1 -2, और -2 डिवाइडेड बाय 4 -12, तो ये कॉलम तो सही है, फर्स्ट कॉलम तो सही है। -1 इंटू 4 दैट इज -4, दैट इज -1, तो बेटा ये -1 आएगा ना, दिस हैज टू बी -1। अच्छा, -1 ही लिखा था आपने? नहीं, -1 0। देखते हैं अब। नाउ 0 इंटू 0 0 0, -3। अब ये देखो, ये +3 हो जाएगा, तो +3 बाय 4। सही दिव्यांश, ये वाला जो एलिमेंट है आपका, दैट इज योर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहां पर आएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू -3 दैट इज माइनस ऑफ -3 +3 +3 बाय 4, सही है। फिर ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 12 -4 डिवाइडेड बाय 4, -4 डिवाइडेड बाय 4, तो यह -1 आ जाएगा ना। -9 + 6 -3 बाय 4, देख लें भाई, वेरीफाई कर लीजिए। बाकी जनता, तनीषा बेटा कितना आ रहा है? दिव्यांश, अवनीश, फलक, वृंदा, कितना आ रहा है? सेम है? देख लो भाई किस एलिमेंट में डाउट हो रहा है। अब ठीक है, चलिए अब ए क्यूब को ए इनवर्स के बराबर जल्दी से देखते हैं। ए क्यूब को ए इनवर्स, तो ए क्यूब आप कर लेंगे, है ना, यहां पर आप ए क्यूब कर लेंगे। अब ए क्यूब भी कर सकते हैं, इसके अलावा a माइनस लेमडा आई वाला जो मेथड है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल में आए तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। स्कूल सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज ओनली फॉर अवर जेईई मेंस एंड एडवांस। इज इट क्लियर? स्कूल के लिए वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स है, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? ए की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ए क्यूब अगर ए इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? A4 ए की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड, और जैसे ही ए की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई तो सर ए की पावर 5 ए हो जाएगा, ए की पावर 6
ए स्क्वायर, ए की पावर 7, ए क्यूब एंड ए की पावर 8 अगेन ए की पावर 4 विच इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सर एट द इंटरवल ऑफ 4 ये मैट्रिक्स अपने आप को रिपीट करेगी? बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। सो एट द इंटरवल ऑफ 4 ये मैट्रिक्स अपने आप को रिपीट करेगी। तो एनी, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो अब ऐसी मैट्रिक्स को जो अपने आप को बार बार एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करे, ऐसे फंक्शन, ऐसी जो भी मोशंस होते हैं, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, याद है, टाइम पीरियड। तो ऐसे ही अगर फंक्शंस में हम देखते हैं, साइन एक्स जो होता है 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो उसको पीरियडिक फंक्शन, पीरियडिक मोशन, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी बच्चे? ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? पीरियडिक मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स, पीरियडिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 5 टाइप की स्पेशल मैट्रिसेस जो हैं हमारे लिए, हम इनको नेक्स्ट टर्म में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? इनवॉल्यूटरी, इडम्पोटेंट, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट एंड पीरियडिक। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। एडजॉइंट से जुड़े हुए, इनवर्स से जुड़े हुए आपका आरडी शर्मा का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो चैप्टर है वो आप कीजिए। आरडी शर्मा का जो चैप्टर है 6th चैप्टर, आरडी शर्मा में 6th चैप्टर है एडजॉइंट एंड इनवर्स। 5th चैप्टर उम्मीद करता हूं पूरा हो चुका होगा। एनसीईआरटी में एडजॉइंट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है वो आप लोग कर चुके हैं, मिसलेनियस में कुछ है वो कर लीजिए। मैट्रिसेस एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा खत्म हो चुका है, आरडी शर्मा के हिसाब से चल रहा है। एडजॉइंट और इनवर्स से मेन से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एडजॉइंट वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लेक्चर अभी हम डिटरमिनेंट में और देंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो लगभग 1 वीक में हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस मेंस लेवल का खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सो विद इन जैसे आज टुडे इज थर्सडे, राइट? सो मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट सैटरडे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड, फॉर योर मेंस एंड फॉर योर एडवांस, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलिए, ओके।